डेट है आज 28 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है हैकाथन मंथन 2021। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो बीपीआरडी और एआईसीटीई ने मिलकर लॉन्च किया है। ये बीपीआरडी का मतलब है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआईसीटीई का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये दोनों क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं ये हैकाथन मंथन 2021 है क्या। देखो, इसका टारगेट, लक्ष्य, एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जैसे आईबी हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे रॉ हो गई, रिसर्च एनालिसिस विंग, ये इंटेलिजेंस एजेंसी हैं इस तरह की हमारे इंडिया की। इनके सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव कंसेप्ट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाए कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो इनोवेटिव आइडिया है उनको लाया जाए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मेनली इसमें पार्टिसिपेंट्स कहाँ से होंगे? यूथ होंगे, यंग, नौजवान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मंथन में, जो हैकाथन मंथन है। या जो स्टार्टअप हैं, जैसे नई कंपनी सेटअप हुई है, उसमें कोई कर्मचारी है, उसके पास कोई इनोवेटिव कंसेप्ट है या टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है इंटेलिजेंस जो ब्यूरो या रॉ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो कोई नया तरीके का कैमरा उन्होंने बना दिया, वो कैमरा यूज हो सकता है इन इंटेलिजेंस एजेंसी के काम में। कोई मान लो स्पाई वगैरह, जासूसी वगैरह करते हैं, उसमें यूज हो सकता है। तो ऐसे आइडिया को प्रमोट करेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बीपीआरडी, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1970s में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। और इस बीपीआरडी का मतलब टारगेट क्या है, इसका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टारगेट मतलब लक्ष्य क्या है, किस लिए बनाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव है जो पुलिस फोर्स होती है ना, पुलिस फोर्स स्टेट में, उसका मॉडर्नाइजेशन करना, उसमें नए नए आइडिया लेके आना। और जो प्रिजन है उसमें रिफॉर्म लेके आना। प्रिजन का मतलब है जेल, जेल में कुछ सुधार लेके आना, यानी कि जो कैदी वगैरह रहते हैं उन पर ज़्यादा अत्याचार ना हो, ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना, इसका मेन काम है बीपीआरडी का। और जो एआईसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके नाम में ही छुपा है, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया या फिर एनआईटी हो गए, इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए ये क्या है, सर्वे करती है कि इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इनका डेवलपमेंट प्रमोट करती है हमारी कंट्री में। तो ये एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन है जो उसको प्रमोट करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है किलो वोल्केनो। ये वोल्केनो अभी न्यूज में है, आपको बस इतना याद रखना है ये वोल्केनो है कहाँ पे। ये हवाईन आइलैंड में है और ये एक्टिव सील्ड वोल्केनो है। एक्टिव का मतलब होता है जो फूटता रहता हो, ज्वालामुखी, यानी कि जो निकलता रहता हो उसमें से लावा वगैरह। वोल्केनो को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और कैसा होता है, जैसे अर्थ है, अर्थ में से भाई साहब क्या अलग मैग्मा निकलेगा और ये निकलने के बाद यहाँ आग निकलेगी, इससे हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और इससे अर्थ में से, अर्थ के नीचे से मिनरल्स निकल के आएंगे, कुछ खनिज पदार्थ वगैरह जैसे आयरन, कोबाल्ट वगैरह। और ये शेप बना लेते हैं कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की बना लेते हैं, इस तरह की शेप, या कुछ इस तरह की शेप बना लेते हैं, इस तरह की शेप बना लेते हैं। तो इस शेप के आधार पे ही इसको बांटा जाता है 3 कैटेगरीज में, कंपोजिट, सील्ड ऐसे, या कॉन वोल्केनो। तो ये जो है किलो वोल्केनो, ये सील्ड वोल्केनो है, सील्ड, एक्टिव सील्ड वोल्केनो, और हवाईन आइलैंड पे है। और ये हवाईन आइलैंड कहाँ पे, ये आपको याद रखना है, ये भाई साहब अमेरिका की टेरिटरी है हवाईन आइलैंड। ये देखो वर्ल्ड मैप, पहले ये वाला मैप देखो आप, ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। और यहाँ पे ये देखो आप, ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये है हवाईन आइलैंड। ये हवाईन आइलैंड यूएस का है, यूएस की टेरिटरी है। और इसका नदन साइड में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नदन साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये हवाईन आइलैंड है, ये अमेरिका है, जो अमेरिका का ही पार्ट है हवाईन आइलैंड। यहाँ पे है ये किलो वोल्केनो। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है इस हवाईन आइलैंड की। इस मैप पे देख सकते हो, यहाँ पे है कुछ ये इस मैप में। तो ये साइंटिस्ट ने अभी वार्न किया है कि ये अभी इसमें से लावा निकल सकता है। और यहाँ पे जो है एस्टेब्लिशमेंट वगैरह उसके लिए वार्निंग दी एक तरह से। ये किलो क्या है, 1952 से 34 टाइम्स इरप्ट हो चुका है, मतलब ले लावा निकल चुका है, यहाँ से वोल्केनो फूट चुका है। एक्टिव वोल्केनो ये 34 बार ये लावा वोल्केनो ये एक्टिव हो चुका है 1952 से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिडार। लिडार क्या है, देखो एक टेक्नोलॉजी है, लाइट
डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। अगर डिटेल में आपको जानना है तो सिंपल CSC जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नीचे क्लिक करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में जाके साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट आएगी, उसमें जाके आप लेक्चर देख सकते हो डिटेल में लिडार क्या है। अभी जो रिसर्च हुई है इसके बारे में थोड़ा वो जानते हैं हम, क्यों न्यूज़ में आया है। देखो फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी अभी इसलिए यूज की है कि गुजरात गवर्नमेंट ने यूज की है ये टेक्नोलॉजी। किसके लिए? एक गुजरात में एक टेरिटरी है, एरिया है, एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में एक अथॉरिटी बनी हुई है, सो एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सोडा नाम की जो अथॉरिटी है गुजरात में, इसने यूज किया है ये लिडार टेक्नोलॉजी को और फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी को। तो ये जो लिडार टेक्नोलॉजी है कैसे काम करती है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैप तैयार करती है, जहाँ भी जैसे मान लो नेचुरल स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है कोई, या कहीं पे फॉरेस्ट एरिया है, या क्या क्या है, वो सब का पता लगाती है ये लेज़र के जरिए, लेज़र को यूज करके। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी? देखो लिडार सिंपल प्रिंसिपल है इसका, लेज़र लाइट थ्रो की जाती है एक हेलीकॉप्टर या किसी भी मान लो ड्रोन हो गया या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया, अबव से मतलब कि अर्थ से ऊपर, जैसे ये ड्रोन हो गया, यहाँ से लेज़र लाइट डाली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे बिल्डिंग है, लेज़र लाइट, तो ये लेज़र लाइट के जरिए यहाँ पे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और कैसे पता लगाते हैं? देखो पहले आप ये मैप देखो तब पता लगेगा आपको। ये देखो ये इस तरह का कोई एयरक्राफ्ट है और इससे ये लेज़र लाइट आपको दिखाई दे रही है रेड रेड सी, ये लेज़र लाइट डाली जा रही है। अब इससे कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है और कितनी दूरी पे, ये भी पता लगा लेते हैं, डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। ये देखो जैसे मान लो यहाँ पे लेज़र लाइट आई और यहाँ पे लेज़र लाइट आई। अब लाइट का तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है भाई साहब बताओ? जो प्रकाश चलता है किस गति से चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है प्रकाश, यानी कि लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड है। और आपने बचपन में मैथ में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारे पास क्या है? लाइट की स्पीड, मतलब स्पीड है हमारे पास, कितनी स्पीड से जा रही है, और टाइम भी हम पता लगा लेंगे। जैसे मान लो ये हमने ये लाइट डाली, कितने टाइम पे डाली नोट करेंगे, और ये टकरा के वापस जाएगी फिर लाइट, ये वापस कितने टाइम में आ रही है ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जब रिकॉर्ड कर लेता है तो हमारे पास टाइम भी है और स्पीड भी है लाइट की, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? ये स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये जो है कोई भी बिल्डिंग है या पेड़ है या कोई भी मान लो पहाड़ है यहाँ पे, वो कितनी ऊंचाई का है, समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ पे ये पहाड़ है, ये पहाड़ इतना ऊंचा है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं हम, ये पहाड़ है मान लो इतना ऊंचा, यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, ये ऊपर से लाइट डाली, यहाँ पे लाइट आई और यहाँ पे लाइट आई, ये मान लो यहाँ पे ये लाइट आई और यहाँ पे लाइट आई, ये जो लेज़र लाइट आ रही है ये यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से फिर वापस जाएगी। तो ये टाइम पीरियड निकाल लेंगे हम, कितने टाइम में गई है वापस, तो फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये यहाँ की कितनी डिस्टेंस है और यहाँ की कितनी डिस्टेंस है। जितनी टोटल यहाँ की डिस्टेंस है इसमें से ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे, मतलब जो ये पूरी मान लो ये ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, ए में से बी घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से पहाड़ कितना ऊंचा है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितने एरिया में है, फॉरेस्ट कवर कितने एरिया में, ये सब कुछ पता लगा सकते हैं इस लेज़र लाइट के जरिए, यानी कि लिडार टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये इस तरह से यूज होती है। इस लिडार में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एक लेज़र लाइट होती है इसमें, एक स्कैनर होता है और स्पेशलाइज GPS सिस्टम भी रिसीवर लगा होता है इसमें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा होता है। एयरप्लेन्स या हेलीकॉप्टर के जरिए इसमें ये लिडार डेटा को यूज किया जाता है ब्रॉड एरियाज के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटर मालेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर मालेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? देखो मालदीव गवर्नमेंट ने, मालदीव आप जानते हो कहाँ पे, ये है भाई साहब वर्ल्ड मैप, ये दिखाई दे रहा है आपको, अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको पिंक कलर में, हिंदुस्तान के साइड में ये देखो कंट्री मालदीव, ये आइलैंड कंट्री है, इंडिया के पास ही है मालदीव कंट्री, एक आइलैंड कंट्री यानी कि चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। तो ये मालदीव गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है, समझौता साइन किया है, एक मुंबई बेस्ड कंपनी है,
मुंबई में एक कंपनी है इंडिया में, अफकॉन नाम की इंडियन कंपनी, इसके साथ इसने एग्रीमेंट समझौता साइन किया है। किसने? मालदीव गवर्नमेंट ने, मालदीव की सरकार ने, जिसका नाम रखा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। किस लिए साइन किया है ये? इसका क्या है मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट इसका? देखो टारगेट समझने से पहले ही जान लो, जो ये अभी एग्रीमेंट साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर है, हमारी मिनिस्टर हैं जो, वो सितंबर 2019 में मालदीव में इन्होंने विजिट किया था, और उस दौरान जब इनकी विजिट के दौरान ये निश्चित कर लिया था कि आगे ये एग्रीमेंट साइन होगा, तो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में मेन मकसद क्या है? मालदीव्स के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना के देगा, और अब तक का मालदीव्स में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे रोड, रेलवेज, ब्रिज वगैरह, उनमें सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, लार्जेस्ट होगा अब तक का जो इंडिया ने बनाए हैं मालदीव्स में। ये लगभग 6.74 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज होगा, ब्रिज जो मालदीव की कैपिटल को स्मॉल आइलैंड से कनेक्ट करेगा। ये आइलैंड आपको याद रखने, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, विलिंगली, गुलीफालू या थिलाफुसी, ये आइलैंड है भाई साहब। ये देख लो, मालदीव हमने देख लिया ऊपर इंडिया के पास है, ये मालदीव की कैपिटल है, राजधानी ये माले को कनेक्ट करेगा, ये विलिंगली, गुलीफालू, ये थिलाफुसी, और ये ब्रिज बनाएंगे, पानी है यहाँ पे, सुधार पानी के ऊपर ये ब्रिज बनाया जाएगा, ये ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्टिविटी। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है, लगभग इसमें इंडिया ग्रांट कर रहा है $100 मिलियन, यानी कि अनुदान दे रहा है दान में, और लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए $400 मिलियन दे रहा है। देखो जो दान में रुपए दे दिए, मतलब दान कर दिए, ये तो मालदीव को वापस करने की जरूरत है ही नहीं, यानी कि किसी को जैसे मान लो आप दान दे देते हो तो वापस थोड़ी ना लेते हो, ये तो दान दे दिया 100 मिलियन, लेकिन ये लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए दिए $400 मिलियन। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखो एक तरह से लोन ही होता है, लोन देते हैं, लेकिन इसमें सॉफ्ट कंडीशन होती है, तो इसलिए इसे सॉफ्ट लोन भी बोलते हैं। मतलब इतना डिफिकल्ट कंडीशन नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है, नॉर्मल रेट होता है, जब भी मान लो किसी को लोन देते हैं तो नॉर्मल लोन, उसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है, थोड़ा 4-5%, 6%, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है, मान लो 1% पे दे दिया कि आपको 1% ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे सॉफ्ट कंडीशन होती हैं, शर्तें जो होती हैं, तो जो भी बोरिंग गवर्नमेंट होती है आसानी से रीपेड कर सकती है, इसको सॉफ्ट लोन की तरह होता है एक तरह से, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन ये ग्रांट नहीं होता, अनुदान नहीं होता, वापस करना होता है। तो ये आइलैंड जो ये चूज किए गए हैं, क्यों चूज किए गए हैं ये वाले आइलैंड? इसलिए चूज किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे देखो माले जो कैपिटल सिटी है मालदीव की, इसके पास हैं, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, यानी कि कुछ स्टोर करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैसिलिटी डेवलप की जा सकती हैं, यानी कि मालदीव गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटजिक लोकेशन का काम करती हैं। ये जो आइलैंड ऑफ थिलाफुसी है 7 किलोमीटर दूर है कैपिटल से ये, और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, यानी कि ये अपने आप नहीं बना है, इसमें क्या है गार्बेज वगैरह जमा करके, जैसे ये समुद्र था, समुद्र के पास यहाँ पे मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल के ये यहाँ पे लैंड बना दी, तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, आइलैंड ऑफ थिलाफुसी 1990s से ये लैंडफिल करना शुरू किया था और ये बनाया गया था आइलैंड। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होगी? देखो जो ये प्रोजेक्ट है मालदीव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये क्या है, सिर्फ ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है इंडिया का कि मालदीव्स में डेवलप किया जा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बिगेस्ट है। मतलब देखो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो है ही है ये, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बनाए हैं मालदीव्स में इंडिया ने, उसमें भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो अब बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। और एक तरह से इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी करेगा ये मालदीव्स में, और एक तरह से इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशन को प्रमोट करेगा। और इंडिया अभी इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से, तो इमरजेंसी टाइम में इंडिया मालदीव्स की हेल्प कर रहा है, ये भी सिग्निफिकेंस है। नीड क्या थी इस प्रोजेक्ट की, ज़रूरत क्या थी? देखो ज़रूरत है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, एक चैलेंज है मालदीव के लिए इन डिस्टेंस आइलैंड में, क्योंकि वहाँ पे अभी क्या है बोट या फेरीज के जरिए, नाव के जरिए ये यातायात होता है, या सी प्लेन्स के जरिए। तो अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो मालदीव्स के लिए आसानी हो जाएगी और प्रोसेस ईज हो जाएगा। एक ये आपको जरूर नोट करना है कि चाइना ने भी मालदीव्स में एक ब्रिज बनाया हुआ है, सिनामाले। ये सिनामाले ब्रिज किसने बनाया है? चाइना ने। और ये भी मालदीव्स में मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछा जा सकता है, सिनामाले ब्रिज कहाँ पे, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मालाबार एक्सरसाइज ऑफ क्वाड नेशन। क्वाड नेशन बोलते हैं 4 कंट्रीज को, कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इनकी नेवी एक्सरसाइज करेगी और इसमें
4 नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी, इन चारों कंट्रीज की नेवी। और ये मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इसमें चारों नेवीज एक्सरसाइज मतलब करेंगी इसमें। और ये 25th एडिशन होगा मालाबार एक्सरसाइज का। और ये पैसिफिक ओशन में किया जाएगा। 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और कोस्ट ऑफ गोम है उसके पास हो रहा है ये। अब हमारे लिए देखो, ये तो सब आप जानते हो क्वाड क्या है, 4 नेशन का एक ग्रुप। मालाबार एक्सरसाइज क्या है, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, यूएस और जापान के साथ। वरना ये इंडिया, यूएस, जापान की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राई का मतलब है 3 कंट्रीज की एक्सरसाइज। जब ये स्टार्ट हुई थी, जब 2 कंट्री की थी बाइलेटरल, इंडिया और यूएस की, बाद में जापान को इंक्लूड किया गया। तो ये कोस्ट ऑफ गोम कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। ये देखो आप, ये है भाई साहब वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो। और ये देखो, ये तो 2D मैप है, पृथ्वी तो गोल है ना, ये वाला हिस्सा इधर कनेक्ट हो जाएगा जब गोल करेंगे हम में, यानी कि ये भी पैसिफिक ओशन है और ये भी पैसिफिक ओशन है। तो जब दोनों पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पे देखो ये यूएस है, यूएस की टेरिटरी यहाँ पे पैसिफिक ओशन में है, जैसे हवाईन आइलैंड है जो हमने ऊपर देखा। और यहाँ पे गोम आइलैंड है, ये भी यूएस की टेरिटरी है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे, ये है फिलीपींस कंट्री, और फिलीपींस के साइड में ये है गोम। ये गोम आइलैंड है जो यूएस का है, यूएस का आइलैंड है। आइलैंड को द्वीप बोलते हैं हिंदी में, द्वीप। द्वीप या आइलैंड का मतलब ऐसी लैंड, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे आइलैंड बोलते हैं। ए लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, उसे आइलैंड बोलते हैं। तो गोम कोस्ट, गोम के कोस्ट पे यहाँ पे किया जाएगा ये एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज। तो गोम किसकी टेरिटरी है, यूएस की। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। और जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी कि भूमध्य रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इन दोनों के बीच में है ये। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें मैच द फॉलोइंग में कहीं पे कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो एक्सरसाइज की जा रही है मालाबार एक्सरसाइज, जो ये स्टार्ट हुई थी बायोलेटरल नवल एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में 1992 में, बाद में 2015 में जापान को भी शामिल कर लिया, और अब ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा इसमें। क्वाड ग्रुपिंग क्या है, देखो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का। ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, क्योंकि ये चारों की चारों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहती हैं पैसिफिक और इंडियन ओशन में। तो इनका यही काम है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब है ओशन में सिक्योरिटी, सुरक्षा, ट्रेड के लिए, व्यापार हो सके आसानी से। ये जो क्वाड ग्रुपिंग है, फर्स्ट टाइम 2007 में प्राइम मिनिस्टर थे, जापानी प्राइम मिनिस्टर पहले, शिंजो आबे, इनका ये आइडिया था ये क्वाड बनाने का। और इसमें लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना करता रहा, इसलिए क्वाड नहीं बन सका। लेकिन अब ये 4 नेशन का ग्रुप है। इसका सिग्निफिकेंस क्या ग्रुपिंग का, देखो क्वाड एक अपॉर्चुनिटी है लाइक माइंडेड कंट्रीज का, आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कोलैबोरेट करती हैं ये। और इनका विजन यही है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशन, वहाँ पे ओपन और फ्री ट्रेड हो सके और मैरीटाइम सिक्योरिटी हो सके। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें चारों कंट्रीज। लेकिन चाइना को इससे कंसर्न है भाई साहब, परेशानी है। चाइना बोलता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए चारों कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया है इंडो पैसिफिक रीजन में, कॉलिशन बनाई है, गठबंधन। और ये कहता है कि एशियन नाटो है ये। और नाटो आप सब लोग जानते हो क्या है। नाटो देखो, पूरा डिटेल में जानना तो आप सिंपल CSC पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके, और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट आएगी, उसमें जाके आप देख सकते हो नाटो क्या है पूरा डिटेल में। नाटो बनी थी भाई साहब 1949 में, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए ने बनाई थी। और यूएसए के साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन वगैरह, ये सारी कंट्री साथ में मिलकर बनाई थी। ये इसलिए बनाई थी, कोल्ड वार चल रहा था भाई साहब, शीत युद्ध। कोल्ड वार भाई साहब कोई लड़ाई ऐसी नहीं थी कि तलवारों से या बंदूक से लड़ी गई, ये एक आइडियोलॉजी का वार था, विचारधारा का। इसमें कोल्ड वार में जब सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो तब ये तेजी से सामने आया, कोल्ड वार शुरू हो गया। किसके बीच में, यूएस और यूएसएसआर। जो रसिया का पहले नाम था यूएसएसआर, और यूएस मतलब अमेरिका। अमेरिका अपनी अलग आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहा था इसमें, यानी कि कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, जहाँ पे क्या है, ऐसा सिस्टम जिस कंट्री में सारी जो प्रॉपर्टी है कुछ भी है वो प्राइवेट हाथों में रहे, गवर्नमेंट की ना रहे। और यूएसएसआर ऐसा है जो कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था। कम्युनिज्म का मतलब ये है जिसमें सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम रहे, घर है वो भी गवर्नमेंट का रहे, बस लोगों को दे दिया जाए, किराया देते रहे, वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहे। तो ये प्रमोट कर रहा था यूएसएसआर कम्युनिज्म को और ये कैपिटलिज्म को। तो यही था कोल्ड वार। तो इसमें काउंटर करने के लिए यूएसएसआर को नाटो बनाई थी कुछ लाइक माइंड कंट्रीज ने यूएस के साथ मिलके। और
फिर इसने भी बनाई थी, रशिया ने भी, यूएसएसआर ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट को तो देखो खत्म कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये 1955-56 के लगभग बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो खत्म कर दिया, लेकिन नाटो अभी भी है। तो नाटो की तरह ही इसको एशियन नाटो बोलता है, कि एशियन नाटो जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई है इन चारों कंट्रीज ने, ऐसा चाइना बोलता है, समझ गए। तो ये जो टाइम है कि अभी चाइना और इंडिया के बायलैटरल जो टीज हैं वो अभी इनमें इंटेंशन, मतलब इनमें झगड़ा चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में। तो इंडिया की इंटेंशन है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करे मालाबार एक्सरसाइज में, और इसे चाइना के अगेंस्ट लाएं ऑस्ट्रेलिया को भी। तो यही था इसके टॉपिक के बारे में, और आज के टॉपिक भी इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, टाइम बहुत हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस फोर्सेज फ्रॉम अफगानिस्तान इज बीज कंपेयर टू द फॉल ऑफ सोइगन। देखो ये यूएस की फोर्सेज अभी अफगानिस्तान से विदड्रॉ कर रही हैं, वापस जा रही हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति तब भी हुई थी जब साइगोन एक नाम की जगह है इसका फॉल हुआ था। तो ये साइगोन कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना आपको। उस टाइम पे क्या है, जब साइगोन था तो यूएस की फोर्स साइगोन से भी निकली थी, जैसे अभी अफगानिस्तान से जा रही है। तो साइगोन कहाँ पे, ईरान, इराक, वियतनाम या सीरिया, ये है भाई साहब वियतनाम में। ये 1975 में यूएस की फोर्स निकली थी वियतनाम में। वियतनाम वार हो गया था भाई साहब। वियतनाम में क्या है, अमेरिकन फोर्सेस थी और वियतनाम को ये बांटना चाहते थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, अलग अलग कंट्री बनाना चाहते थे। वियतनाम कहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देखो भाई साहब वर्ल्ड मैप, और ये आ जाओ यहाँ पे इंडिया के पास। इंडिया के पास ये देखो साउथ ईस्ट एशियन है वियतनाम। ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये देखो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है वियतनाम। ये वियतनाम में अपनी फोर्स तैनात कर रखी थी यूएस ने, और इसको दो हिस्सों में बांटना चाहता था। लेकिन वियतनाम में भाई साहब ये नहीं चाहते थे, ये अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे और यूएस को यहाँ से भगाना चाहते थे। तो वियतनाम वार स्टार्ट हो गया। तो वियतनाम वार में अमेरिकन फोर्सेज जितनी भी थी भगा भगा के मारा इन्हें, अमेरिका को हरा दिया। सोचो अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री और वियतनाम छोटा सा कंट्री, इन्हें मारा। जो भी लोगों को जिसके हाथ में पत्थर से, किसी से भाले से, जो भी हाथ में पड़ा, अमेरिकन फोर्सेज को मारा भगा भगा के। ये भाग गए यहाँ से फिर। तो वियतनाम की विजय हो गई और वियतनाम आज़ाद हो गया। तो ये साइगोन जगह कहाँ पे, वियतनाम में। तो ये इसी तरह कंपेयर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो यूएस फोर्सेज निकल रही हैं साइगोन फॉल की तरह। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपको बताना है दोनों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो टैक्स रिवेन्यू है वो चार्ज किया जाता है इनकम से, इनकम पे चार्ज किया जाता है टैक्स। जो भी इंडिविजुअल या एंटिटी कंपनी होगी, जो भी रुपया कमाती है उसकी इनकम है, जो भी कंपनी की या आपकी, जो भी आप कमाते हो सैलरी कुछ भी है, उस पर जो टैक्स लिया जाता है इनकम पे, वो टैक्स रिवेन्यू। और ये ट्रांजैक्शन जैसे गुड्स या सर्विसेज पे होती है उस पर भी जो लिया जाता है टैक्स, वो टैक्स रिवेन्यू में आता है। और नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है कि ऐसा इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है लोन पे, जैसे लोन ले लिया किसी ने भी, जो लोन पे इंटरेस्ट वगैरह आएगा, जो चार्ज किया जाता है ब्याज, वो होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। क्योंकि वो टैक्स नहीं लगाया, ब्याज पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 1 2 दोनों सही, दोनों गलत, दोनों के दोनों सही है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट करिए कि जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, अभी हमारा तिरंगा झंडा है जो 3 कलर का, ये नेशनल फ्लैग की तरह, राष्ट्रीय झंडे की तरह अडॉप्ट किया था कांग्रेस कमेटी ने जब मीटिंग हुई थी कराची में 1931 में। और जो इंडियन फ्लैग जो प्रेजेंटली है फॉर्म में, वो अडॉप्ट किया गया था इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। मतलब जो वाला फ्लैग 1931 में अडॉप्ट किया था वो वाला फ्लैग फिर आज़ादी के बाद वही फ्लैग 15 अगस्त 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था क्या, ये बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 दोनों सही, दोनों गलत। देखो दूसरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज़ादी से पहले ही जो 1931 में अडॉप्ट किया था, आज़ादी से पहले ही हमने अडॉप्ट कर लिया था दोबारा से कि हम आज़ादी के बाद यही झंडा रखेंगे। और वो तारीख थी 22 जुलाई 1947। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 22 जुलाई 1947। इसलिए हमारा सिर्फ 1 करेक्ट हो जाता है, करेक्ट ही पूछा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मॉडर्न इंडिया में युगांतर जो आश्रम था ये कहाँ पे था। युगांतर आश्रम ये क्या था, युगांतर आश्रम ये बताना है। ये आश्रम था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी की मेमोरी में अडॉप्ट किया था, या ये आश्रम था जो सेडिशियस पब्लिकेशन करते थे इंडिया हाउस से, लंदन में था इंडिया हाउस, वहाँ से जो पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर जर्नल, उसको बोलते थे क्या, युगांतर आश्रम। या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फ्रीडम फाइटर की मेमोरी के लिए ये 1948 में एस्टेब्लिश किया था युगांतर आश्रम। या फिर ये गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय। आपको बताना कौन सा सही है करेक्ट।
डी करेक्ट आंसर है। युगांतर आश्रम जो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था उसका बोलते थे, और गदर पार्टी 1913 में बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, अभी भी है भाई साहब अमेरिका में ये जगह सैन फ्रांसिस्को, ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, ये जगह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जगह 1913 में बनाई थी गदर पार्टी लाला हरदयाल ने। रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए ये बनाई गई थी और बाहर से काम कर रहे थे ये। इनका हेडक्वार्टर का नाम था युगांतर आश्रम। नेक्स्ट आपको बताना है, मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट बताना है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई, जो ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन जारी करता है, इसे इशू कौन करता है? फाओ करता है क्या, आईफेड करता है, या यूनिसेफ करता है, या तीनों करते हैं पब्लिश, जॉइंटली पब्लिश करते हैं? ABC सही आंसर है डी, तीनों के तीनों पब्लिश करते हैं इसको जॉइंटली। तो यही थे आज के टॉपिक, खत्म हुआ हमारा लेक्चर।